नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। ईरान द्वारा किए गए हालिया हमलों में अमेरिका सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह सऊदी अरब के एक अहम हवाई अड्डे पर हुए हमले में 24 से अधिक अमेरिकी सैनिक जो है वो घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमला जो है लगातार ड्रोन से किया जा रहा है, मिसाइलों से किया जा रहा है। ऐसे में इस खबर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं रमेश जी हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि लगातार युद्ध जो है वो जारी है और आज 30 दिन हो गया, यानी कि 1 महीने पूरे हो गए हैं और दोनों तरफ से सैनिकों को काफी नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं। तो सर, सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा कि पूरे 1 महीने हो गए हैं इस युद्ध को, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा ये युद्ध खींचेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। 28 तारीख को युद्ध का शुरुआत हुई थी, 28 निकल के 1 महीने 2 दिन हो गए हैं और ये कब खत्म होगा, कितना लंबा खींचेगा, इसकी अवधि को कोई बता नहीं पा रहा है। लेकिन जितना नुकसान, जितना आकलन किया जा रहा है, मुझे लगता है जब ये युद्ध कभी खत्म होगा तो उसकी जब समीक्षा की जाएगी तो ये बड़ा भयावह होगा कि कितना नुकसान इसमें हो गया है। बिल्कुल। जहां तक नुकसान वाली बात है, ये तो 3 देशों का नुकसान होगा इसमें, अमेरिका, इजराइल और ईरान का। लेकिन उससे प्रभावित कितने देश हुए हैं? तेल खनन, क्रूड ऑयल वगैरह, ये जहां जहां से निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है, और वो जितने भी खाड़ी के देश हैं इंक्लूडेड भारत, वो सारे परेशान हैं। हर जगह ऊर्जा संकट पूरी तरीके से गहराया हुआ है और अभी तक जितना भंडारण था सबके पास, कम से कम उसपे सारी सरकारें अपनी आवाम को सहूलियतें दे रही थी। लेकिन बात वही आ जाती है जब स्टॉक ही खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर तो दिक्कत और ज्यादा होगी। लेकिन बस यही उम्मीद जताई जा रही है ग्लोबल स्तर की जितनी भी समितियां हैं, कमेटीज हैं, यूनाइटेड लेवल की, चाहे ब्रिक्स हो जाए, G20 हो जाए, 7 हो जाए, सब मिला के एक ग्लोबल फॉर्म पे एक मीटिंग्स लगातार जारी है कि कम से कम इस युद्ध को रोकने के लिए पहल की जाए। लेकिन मुझे लगता है 3-4 दिन से जो कोशिशें हुई हैं ग्लोबल स्तर पर, उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकला है। बिल्कुल। ऐसे में सर, लगातार ट्रम्प जो है इस युद्ध में बने हुए हैं और अब जो है उनके सैनिक भी हैं कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि ट्रम्प अब पीछे हट रहे हैं? क्योंकि पहले 5 दिनों का समय दिया था और अब 10 दिनों का समय दे दिए हैं, तो ट्रम्प इस युद्ध में कमजोर पड़ गए हैं। देखिए, ये तो अभी साफ तौर पे नहीं कहेंगे कि कमजोर पड़ गए या पीछे हट गएंगे, लेकिन हाँ, जो चीजें निकल के आ रही हैं युद्ध से जुड़ी हुई, उससे ये लगता है ट्रम्प कहीं ना कहीं हताश तो हो गए। क्योंकि शुरुआत में जब युद्ध चला था तो उन्होंने कहा था हम 2-4 दिन में इसको पूरी तरीके से समेट के और हम विजय पताका हासिल कर लेंगे, यही कहा गया था। लेकिन क्या हुआ, 5 दिन खिंचा, फिर 10 दिन खिंचा, अब महीने से भी ऊपर हो गया। तो अमेरिका इस बात को भली भांति जान गया है कि युद्ध अब आसान नहीं है, कि जिस तरीके से हम बहुत हल्के में लेके चल रहे थे ईरान को, लेकिन ईरान की हिडन जो तैयारियां थी और जिस तरीके से सैन्य हमला उन्होंने जारी रख रखा है, तो उससे ये लग रहा है कि नहीं, इसमें इसका जो परिणाम है युद्ध का, जो लोगों ने सोचा था कि बहुत आसानी से अमेरिका या फिर इजराइल इसको जीत जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। क्योंकि इन दोनों देशों पे इस समय ईरान इस समय भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कल की खबर आप देखिएगा, देर रात क्या हुआ था, यूएसए का एक बहुत ही फाइटर जेट, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा बताई गई है, तकनीकी उसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जो किसी देश के पास नहीं है, लेकिन उसको भी कल मार गिराया है ईरान ने। उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी आ गए हैं और पीटीआई वगैरह ने उसको, राइटर्स वगैरह ने भी इसको जारी किया है। तो और फिर रही बात, कल ही शायद 24 से यानी 25 इनके जो सैनिक हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बिल्कुल। तो इसके हिसाब से जैसे आपने कहा कि सैनिक कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उनकी जो मौजूदा आर्मी विंग है उसमें जितने ट्रेंड लोग हैं वो भी समझ लो हताश होने लगे हैं। अब तो नौबत ही आ गई है, कोई बता रहा है कि अमेरिका में तत्कालिक रूप से सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बिल्कुल। ऐसे में सर, ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प जो है अपने ही जनता के बीच में घिर गए हैं, क्योंकि जनता जो है अमेरिका की वो सड़कों पर आ गई है, यानी कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो ईरान का साथ दे रही है और ट्रम्प अपनों के बीच में ही अकेले पड़ गए हैं। अनीता, होता क्या, देखो, हठ धर्मिता किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए और वो भी किसी बड़े शासक के।
अगर कोई शासक है बड़ा और वो उसका जो रवैया है वो तानाशाह वाला हो जाए और पता चला जो फैसले आपने अपने मनमानी से ऐसे करने शुरू कर दोगे जो आवाम के लिए नहीं होते हैं, जो आपकी इकोनॉमी के लिए नहीं होती हैं और इन फ्यूचर स्ट्रक्चर को बिल्कुल प्रभावित करता, वो आपने करा और ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिका की जितनी जनता है और उनके जितने भी मेयर्स वगैरह हैं, उनकी भी मीटिंग्स लगातार हो रही है। व्हाइट हाउस को अप्रोच कर रहे हैं कि इस चीज में आप पीछे हटो और जो हुआ उसको पीछे हटके इसको किसी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन अकेले ट्रम्प है, वो बिल्कुल इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है और अमेरिका का समूचा विपक्ष इस समय लामबंद हो गया है, एक मंच पे आके आह्वान कर रहा है ट्रम्प से कि आप युद्ध को रुकवाइए और या फिर पीछे हटिएगा, वरना हमारा जो देश है अमेरिका वो कई साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी है, जब देश में जब वॉर होता है और वॉर की समीक्षा की, 5 दिन का वॉर मैं बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं है, तो मैंने ऊपर निकल गया। अगर 5 दिन भी अगर कोई अपनी सैन्य शक्ति के साथ में किसी के ऊपर आक्रमण करता है तो उसकी जब समीक्षा 6वें दिन होती है तो उसका जब उसका रेशो निकाला जाता है तो मौजूदा स्टेटस, इकोनॉमी स्टेटस से अगर जब जोड़ा जाता है तो काफी पीछे चला जाता है, 5-10 साल 15-20 साल पहले चले जाता है। और इस बात की समीक्षा मुझे जहां तक लगता है ECI इनका जो है, जो इकोनॉमी को फॉर्म करता है, तो उन्होंने इस बात को जांचा है, परखा है, तो उन्होंने भी बता दिया ट्रम्प सरकार को कि हम लोग बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है ये हमारा वार, इसको रुकवाया जाए। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि इस घटना ने मध्य पूर्व में सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस ने सऊदी अरब स्थित एक अहम अमेरिकी एयरबेस के सैटेलाइट तस्वीर जो है ईरान के मुहैया कराई है, जिसके बाद से वहां पर हमला किया गया और रूस और ईरान के बीच खुफिया सहयोग जो है वो पूरी तरह से हो रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि हमले से पहले 20, 23 और 25 मार्च को जो है सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है और इसके एक दिन बाद यानी कि 26 मार्च को ईरान ने इस एयरबेस पर 6 ब्लास्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोनों से हमला किया है। इस हमले में कई अमेरिकी सेना जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इसके साथ ही कम से कम 15 सैनिक जो है वो भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने 10 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की ओर से बार-बार सैटेलाइट तस्वीरें लेना अक्सर सैन्य कार्रवाई का संकेत होता है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर जानकारी के स्रोतों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन रक्षा पर चर्चा करने और साथ ही रणनीतिक संबंध बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन पहले ही सऊदी अरब और कतर के साथ 10 साल के सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है और उसे उम्मीद है कि वो जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी इस तरह के समझौते को अंतिम रूप देगा। जेलेंस्की ने पिछले सप्ताह कहा था कि यूक्रेन इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या वो होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा बहाल करने की भूमिका निभा सकता है। जेलेंस्की और UAE के साथ समीक्षा मोहम्मद बिन जयाद अल ने बातचीत की और बाद में जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि वो कतर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक सुरक्षा साझेदारी पर आधारित है, हम सभी का सम्मान करते हैं और इस लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने की तैयारी सभी लोगों के समर्थन के लिए तत्पर है। पश्चिमी एशिया में युद्ध जो है 28 फरवरी को उस समय शुरू हुआ था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए थे। वहीं यूपी के हापुड़ से खबर है, जहां पर देहात क्षेत्र के गांव में गैस एजेंसी पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल सका। जानकारी के अनुसार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पर पहुंचे थे, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद भी वितरण जो है वो शुरू नहीं हुआ और इसका जो नजारा है उपभोक्ताओं में गुस्सा भड़क उठा। एजेंसी के बाहर प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया। हंगामे के दौरान एक महिला उपभोक्ता ने एजेंसी कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप भी लगाया। मामला बढ़ने पर महिला ने तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एजेंसी पर
अक्सर गैस सिलेंडर की कमी बनी रहती है, जिससे उन्हें बार बार परेशानी होती है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मेरा कनेक्शन भारत गैस एजेंसी से है। पहले मैं ट्रांसफर होके आ गया 19 तारीख को यहाँ, और 20 तारीख को मैंने ऐप से डाउनलोड करके उसको बुक किया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मेरी वाइफ ने 3-4 बार यहाँ कॉल की है, उन्होंने कहा आ जाओ सिलेंडर लेके। परसों बच्चे आए भी, लेकिन वो खाली हाथ वापिस चले गए। अभी मैंने किताब अंदर दे दी है, लेकिन कोई कुछ पता नहीं है। मैंने वो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इन्होंने खिड़की नहीं बना रखी, जैसे सभी गैस एजेंसी ने खिड़की बना रखी है। अगर खिड़की होती है तो उससे बात भी अच्छी हो जाती है। मैंने कार्तिक वालों के यहाँ भी देखा, जैन वालों के यहाँ भी देखा। इनसे ये पूछ लीजिए, सुबह मैं 8 बजे से यहाँ पे लाइन में लगी हूँ। जब मेरा नंबर आया था, ये लोग बोलते हैं बाहर जाओ, जब नंबर आया आप तब आना गैस लेने के लिए। 3 दिन से यहाँ पे 3 मार्च का मैसेज है मेरा, 3 मार्च तक मेरा सिलेंडर नहीं पहुँचा। और अब इनसे ये पूछ लो सुबह से अब तक इन्होंने कितने सिलेंडर बांटे हैं। कब से चक्कर लगा रहे हैं मैम आप? मेरे को 3 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, किताब भी भीतर जमा मेरी। क्या बोलते हैं एजेंसी वाले? एजेंसी वाले कह रहे हैं कि इतनी भीड़ में हम कैसे बांटे, एक अकेला बंदा हूँ जी, मैं क्या क्या करूँ। पूरे 5-6 लोग हैं, सिर्फ एक सिंगल आदमी काम कर रहा है। 4 बदतमीजी से जी बाहर जाओ, ये हिसाब है। हम सुबह 8 बजे गए, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। हम पहले तो लाइन में लग के अंदर गए। अंदर जाने के बाद जब एक सिलेंडर एक पर्ची को 4-4 जने बांट रहे, हमने कहा पर्ची निकाल दो ना। पर्ची निकाली इन्होंने, तो कुछ लड़के अंदर पहुंचे तो उन्होंने सबको बाहर रखा। वहीं मुजफ्फरनगर में एक निजी अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। घटना जो है फोर्टिस हेल्थ केयर सेंटर से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जहां पर परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सही इलाज न मिलने के कारण नवजात की जान चली गई। घटना के बाद से मौके पर ही भारी भीड़ जो है वो जमा हो गई और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल को फर्जी बताते हुए स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। संगठन का कहना है कि वो पहले ही इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ अभियान चला चुके हैं और इस अस्पताल की शिकायत जो है सीएमओ और एसएसपी से भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों और संगठनों ने आरोप लगाए कि अस्पताल में पंजीकृत डॉक्टर नहीं थे और नाबालिग स्टाफ से काम कराया जा रहा था। साथ ही अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था नहीं थी, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को फिलहाल सीज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला ये है कि एक बच्चे की डेथ का मामला सामने आया है। एक बच्चे की यहाँ पे पैदा हुआ था, उस बच्चे की थोड़ी हालत खराब हुई, उसको मेरठ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, रेफर किया गया। वहाँ पे जो सूचना अभी तक है कि 27 तारीख को उसकी डेथ हो चुकी है और उसी में घर वाले इसी प्रकरण को लेके यहाँ पे आए हैं कि यहाँ से बच्चे की तबीयत खराब हुई है, यहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ है। उसी संदर्भ में यहाँ पे आए हैं हम लोग। आपने मौके पे क्या पाया है, क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत बारीकी से चीजों को देखा? मौके पे अभी ये है कि जो बच्चा एक्सपायर हुआ है वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बाहर एक्सपायर हुआ है, लेकिन शिकायत यहाँ की अभी यहाँ पे जो मरीज भर्ती हैं उनको देखने के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ में नहीं मिला है। कोई भी जिम्मेदार आदमी जिससे हम यहाँ डॉक्यूमेंट चेक कर पाए, उससे हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। डॉक्यूमेंट ना दिखाने के अभाव में, अनुपलब्धता के अभाव में हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो नियमानुसार की जाएगी। ये हॉस्पिटल 2 बार सील हो लिया है, तीसरी बार हो रहा है। कौन खोल देता है सील के बाद? ये तो जांच का विषय है कि हॉस्पिटल किस तरह खुल जाता है या उनके मानक पूरे हो जाते हैं, मानक पूरे नहीं होते। अगर मानक पूरे हैं तो हॉस्पिटल खुल जाता है, अगर मानक उनके पूरे नहीं है तो हॉस्पिटल खुलने का कोई सवाल नहीं बनता है। पूरा मामला ये है कि एक बच्चे की डेथ का मामला सामने आया है। एक बच्चे की यहाँ पे पैदा हुआ था, उस बच्चे की थोड़ी वहीं थाना भवन क्षेत्र में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री सनातन शिव शक्ति हनुमान मंडल परिवार द्वारा श्री राम प्रकट उत्सव के पावन अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला में सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म का लाभ जो है वह अर्जित किया और इस अवसर पर योगेश्वरी म्यूजिक ग्रुप द्वारा सुंदरकांड का संगीतमय पाठ प्रस्तुत किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मधुर भजनों और मंत्रोच्चारण से श्रद्धालु वाव विभोर हो उठे और पूरा परिसर जो है वो राममय हो उठा। नगर और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति ने आयोजन को भव्यता और भी बढ़ा दिया। आयोजन स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंडल परिवार के पदाधिकारियों ने सभी को अंग वस्त्र देकर व्यक्त किया और साथ ही प्रसाद भी वितरित की गई।
वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी में आज समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जनसभा आयोजित की जा रही है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल होंगे और इस जनसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता आमंत्रित होंगे। साथ ही बड़ी संख्या में आम लोगों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस जनसभा की तैयारी जो है समाजवादी पार्टी द्वारा पिछले करीब 1 महीने से की जा रही थी। कार्यक्रम के जरिए पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद ये खास माना जा रहा है। ऐसे में आज अखिलेश यादव की चुनावी रैली है, जिसको देखते हुए बेहद ही ये रैली खास मानी जा रही है। गौरतलब है कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने नोएडा से आगरा तक साइकिल यात्रा निकाली थी, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और इस कार्यक्रम को दोहराते हुए एक बार फिर से नोएडा क्षेत्र में चुनावी बिगुल जो है वो फूंका जा रहा है। खबरों की माने तो अखिलेश यादव जो है जनसभा स्थल पर जल्द ही पहुंचने वाले हैं, जहां उनके संबोधन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जेवर टोल के पास स्थित शिवा ढाबे के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लापरवाह बस चालक ने सड़क किनारे खड़ी महिला को कुचल दिया। मृतका की पहचान पुष्पा शर्मा के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए हैं। घटना से आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जन की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आरोपी बस चालक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। वहीं गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत देने के लिए नई पहल की गई है। जब तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचता है तो चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए काम करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच घंटों खड़े रहकर ट्रैफिक संभालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है और अब इस समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने NHAI के सहयोग से शहर के कई हिस्सों में 20 स्मार्ट ट्रैफिक बूथ स्थापित किया है। नई बूथों का उद्देश्य जो है वो पुलिसकर्मियों को गर्मी, बारिश और प्रदूषण से राहत देना है, ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी कर सके। और इन आधुनिक बूथों में पंखा, बैठने की सुविधा, CCTV स्क्रीनिंग और साथ ही माइक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुलिसकर्मी अब बूथ के अंदर बैठकर ट्रैफिक की पूरी तरह से निगरानी कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर माइक के जरिए तुरंत ही निर्देश भी दे सकेंगे। बूथ के बाहर LED स्क्रीन लगाई गई है, जिससे लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। हम लोगों ने NHAI के सहयोग से 20 पॉइंट्स पर ट्रैफिक बूथ लगाए हैं। ये ट्रैफिक बूथ ऐसी जगहों पर लगाए गए हैं जहां पर कि ट्रैफिक का प्रेशर मैक्सिमम था। उस ट्रैफिक के प्रेशर को ईज अप करने के लिए हमने ये प्रयास किया है। इन ट्रैफिक बूथ में बैठ करके हमारा कर्मी जो है वो CCTV कैमरे की मदद से पूरे ट्रैफिक पर नजर रख सकता है। उसके साथ उसमें लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, जिससे कि अगर कहीं कोई गाड़ी आकर के खड़ी होती है या कोई मैसेज पास करना है तो वो जो है लाउड स्पीकर से बोल सकता है। ये पूरा सिस्टम जो है वो सोलर पावर्ड है। ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे कि चार्ज होता है। इसके अलावा इसमें जो है आगे आप देखेंगे कि जो है स्लोगन लिखे रहते हैं सुरक्षित ट्रैफिक के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर हमारा जो ट्रैफिक कर्मी है वो काफ़ी देर अगर जो है चला चुका है ट्रैफिक, तो वो आकर के कुछ समय बैठ करके वहाँ पर रेस्ट भी कर सकता है। तो इस सब के अनुसार ट्रैफिक को सुगम चलाने के लिए NHAI के सहयोग से ये 20 ट्रैफिक बूथ हम लोग के द्वारा लगवाए गए। सर, इससे पहले किस प्रकार की दिक्कतें आती थी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को, कि भयंकर गर्मी पड़ती थी, बरसात भी होती थी, वो अब इतनी राहत मिली? देखिए, इस ट्रैफिक बूथ को लगाने से बहुत वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी ठग हाजी इकराम को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को उस समय पकड़ा गया है जब वो सऊदी अरब से ईद मनाने भारत लौटा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने स्टेप फार्मिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी बनाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों से हर महीने 10% मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की थी। मुजफ्फरनगर के 42 व्यापारियों से करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक व्यक्ति जिसका नाम हाजी इकराम है,
उसने निवेश के लिए वर्मी कंपोस्ट लोगों को सप्लाई करके उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट बेड लगाकर निवेश के नाम पर बहुत लोगों से पैसे लिए और वो पैसे वापस नहीं करे, उनको प्रॉफिट 10% का प्रॉमिस कर रहा हर महीने और बिल्कुल भी कई पैसा वापस नहीं किया रहा। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था सिविल लाइंस में सन 2025 में और ये व्यक्ति की गैर हाजिरी में मफरूरी में चार्जशीट लगाई गई थी और आज ये क्राइम पे इनाम घोषित किया गया था। अब जाके थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कड़ी मशक्कत से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया है और जेल भेजा गया है। इस व्यक्ति पे 6 से 7 मुकदमे अब तक पता चले हैं। इसी केस से संबंध में है अलग अलग जनपदों में ये नेटवर्क हरियाणा तक है इनका, हरियाणा और कुछ हरिद्वार तक भी। और फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।